हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किसकी, सेल की बात चल रही थी और सेल की खोज के बारे में बता दिया था, सेल की डेफिनेशन बता दी थी। अब हम बात करेंगे क्या, सेल की शेप एंड साइज। सेल की क्या शेप एंड साइज की बात करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात कर लें शेप की, तो याद रखना कि कोई भी कोशिका है डिफरेंट, देखो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं और हमारी पृथ्वी पर क्या पाए जाते हैं, सब अनेक प्रकार के, यानी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंट क्या पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। सॉरी, या डिफरेंट शेप की डिफरेंट शेप्ड सेल या कोशिका पाई जाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल हम बात करें, जैसे कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे कोई बैक्टीरिया है। आप देखते हैं कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, कॉकस कहते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं सब कुछ सेल ऐसी इस टाइप की होती हैं, जैसे बैक्टीरिया में ही बात करें अपन, छणाकार, तो कैसी हो सकती हैं ये, राउंड शेप्ड हो सकती हैं, साहब गोल हो सकती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं, स्पून शेप्ड हो सकती हैं या रॉड लाइक हो सकती हैं सब, यानी छड़ के आकार की, जिनको हम क्या बोल देते हैं, वेसिलस कह देते हैं, ठीक है। या अपन बात करें सब क्या, देखो कुछ सेल्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, सर्पिलाकार होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या है, क्या कह देते हैं, स्पाइरिलम कह देते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स होती हैं किस टाइप की, देखो इस टाइप की भी अपन देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, कोमा लाइक, कोमा पार टाइप की होती हैं, जिसमें अपन जैसे विब्रियो, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जैसे आरबीसी राउंड शेप में हम बात करें सब क्या, अपने जैसे देखते हैं रेड ब्लड कॉर्पस, इस तरह की होती हैं, ठीक है ना। इसी टाइप में हम बात करें जैसे हमारे क्या नर्वस सेल, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप की क्या हो गई, न्यूरॉन। तो हमने बात की सब डिफरेंट शेप की या आकृति की क्या पाई जाती हैं, सेल पाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, शेप की। अब देखो गोलाकार हो सकती हैं, वेसिलस टाइप के छणाकार हो सकती हैं, सर्पिलाकार हो सकती हैं, कोमाकार हो सकती हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये सिचुएशन होती है। तो अनेक टाइप की क्या हो सकती हैं, सेल की आकृति। अब हम बात करते हैं साइज की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, साइज की। तो देखो साइज की बात करें तो सेल है हमारे, वही बात आती है सब, पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं और पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं तो उनकी साइज भी क्या होती है, डिफरेंट। इसका मतलब डिफरेंट सेल्स होती हैं तो उनकी साइज भी क्या होगी, डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट साइज होगी, ठीक है ना। अब सुनिए सब कि आकार के आधार पर कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम बात करें सब क्या, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका क्या है साहब, माइकोप्लाज्मा लेडले भाई 0.1 माइक्रोन के समथिंग होती है, इसका क्या व्यास होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अपन बात करें सब क्या, अगली मैं बात करूं सबसे बड़ी यूकैरियोटिक
जंतु कोशिका या एनिमल सेल। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी जंतु कोशिका या एनिमल सेल है वो है क्या? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, इनकी साइज में बता रहा हूँ वो क्या है, औसत है, लगभग है, और इसका है 15 माइक्रोन के समथिंग होता है। ठीक है ना। अब सुनो, अगर अपन इसका अपन बात करें माइक्रोन में नहीं होगा, 15, अच्छा शुतुरमुर्ग का अंडा कितना होगा? 15 सेंटीमीटर के समथिंग इसका व्यास होता है। ठीक है, अब देखो शुतुरमुर्ग के अंडे की सेल। हाँ, अगला आता है क्या? देखो सबसे बड़ी यूकैरियोटिक जंतु कोशिका या सबसे बड़ी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स क्या होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा, और इसके शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, और शुतुरमुर्ग के एक सेल होगी, उसका व्यास होता है सब कितना? लगभग 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या, अगली देखो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी एक कोशिकीय, सबसे बड़ी एक कोशिकीय पादप कोशिका। तो याद रखना ये आता है सब एक विशेष शैवाल होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? एसिटेबुलेरिया शैवाल। एसिटेबुलेरिया शैवाल, लगभग 10 सेंटीमीटर के समथिंग इसका शैवाल की सेल। ठीक है, चलो साहब अगली बात, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सबसे बड़ी बहुकोशिकीय पादप कोशिका। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट बहुमेरी। बहुमेरिया निविया तंतु। ठीक है ना, और लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर के समथिंग इसका व्यास हो सकता है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम क्या, इसकी जो लंबाई होगी वो 22 से 55 सेंटीमीटर के समथिंग हो सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो अब हम बात करें कुछ मानव सेल्स पर भी बनते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी ह्यूमन सेल, तो वो होगी क्या? एक्सेल, या जिसको हम क्या बोल देते हैं? ओव्यूम कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें सबसे लंबी ह्यूमन सेल, तो वो है क्या? न्यूरॉन। ठीक है, या नर्व सेल कह सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह की क्या हो गई साहब? शेप एंड साइज की बात हो गई। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आगे जो एक प्रश्न आता है इसमें कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो अगला क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला है हमारा सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो देखो कहानी बताता हूं एक छोटी सी। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, और उन वैज्ञानिक का नाम था क्या?
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट जानते हो, वनस्पतिज्ञ, ठीक है ना। ये प्लांट्स के ऊपर, यानी ये किस पर अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे, प्लांट्स के ऊपर अपना प्रैक्टिकल, यानी पादपों पर अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे, और जिनका नाम था क्या, मैथियास स्लाइडन। क्या, मैथियास स्लाइडन, ठीक है। यानी जर्मन के बॉटनिस्ट थे, और ये क्या कर रहे थे, सब पादपों पर अपनी खोज कर रहे थे, और पादपों पर या पादपों की स्ट्रक्चर के बारे में ये अपना प्रयोग कर रहे थे। और बात है लगभग 1838 की। और इन्हीं के साथ में क्या हुआ साहब, एक दूसरे वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। और ये क्या थे साहब, जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब तुम्हें पता है जूलॉजिस्ट हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये किन पर अपना प्रयोग करेंगे, एनिमल्स पर। और एनिमल्स पर ये अपना प्रयोग कर रहे थे, और इनका नाम था क्या, थियोडोर स्वान। और बात है 1839 की, ठीक है। ये दोनों, यानी इन्होंने अलग जीवों पर, यानी इन्होंने तो पादपों पर अपना प्रयोग किया, और इन्होंने अलग जीव यानी इन्होंने जंतुओं पर अपना प्रयोग किया। लेकिन जब इनका क्या प्राप्त हुआ साहब, रिजल्ट प्राप्त हुआ दोनों का, तो दोनों के रिजल्ट से क्या प्राप्त हुआ कि सब सभी ऑर्गेनिज्म, अब वो सभी ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, और सभी ऑर्गेनिज्म में कौन भी शामिल किए गए, एनिमल्स भी शामिल किए गए, ठीक है। यानी सभी ऑर्गेनिज्म यानी पादप और जंतु, इनका शरीर क्या, इनका शरीर किसके द्वारा बना होता है भाई, सेल्स से, सेल्स एवं इनके उत्पाद, सेल्स एवं इनके उत्पादों से क्या होता है, निर्मित होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना कि मैथियास स्लाइडन ने पादप पर अपने अलग प्रयोग किए, थियोडोर स्वान ने जंतुओं पर अपने अलग प्रयोग किए, लेकिन इनका जो निष्कर्ष निकला वो सेम था कि मैथियास स्लाइडन ने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं, पादप होते हैं, उनका शरीर किनके द्वारा बना होता है सब, सेल्स एवं उनके, अब देखो सेल्स के उत्पाद क्या हैं, सेल्स के द्वारा टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के द्वारा ऑर्गन बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और वही सेम बात बताई थियोडोर स्वान ने कि सब जैसे पदार्थों के माध्यम से या जिन संरचनाओं से प्लांट्स बने थे ना, सेम वैसी ही कुछ संरचना किन में पाई जाती हैं, जंतुओं में भी। इसका मतलब क्लियर हुआ कि इसका मतलब जंतुओं का निर्माण भी किनके द्वारा होता है, सब सेल्स एवं इनके उत्पादों द्वारा। दूसरा, इन्होंने साथ साथ प्रयोग किए, और इनका जो रिजल्ट था, या हम कह सकते हैं साहब इनका कंबाइंड जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसका यही था कि इन, चाहे पादप है चाहे जंतु है, उनका शरीर एक जैसे ही पदार्थ, थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन एक जैसी संरचनाओं से ही बना होता है। इसका मतलब लास्ट में क्या क्लियर हुआ कि चाहे पादप है चाहे जंतु है, सभी का शरीर किसके द्वारा बना होता है साहब, सेल्स के द्वारा बना होता है, कोशिकाओं द्वारा बना होता है, ठीक है। और कोशिकाओं की संरचना भी लगभग सेम होती है, कुछ डिफरेंसेज होते हैं, वो हम तुम्हें अगले यानी जब प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में बताएंगे या उनमें क्या करेंगे अपन, डिफरेंट बताएंगे तो क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, लेकिन इन, अब एक चीज ध्यान रखना, यानी इनकी यही बात किसके नाम से प्रसिद्ध हुई, सेल थ्योरी के नाम से, ठीक है। यानी सेल थ्योरी का मीन्स अब क्या हुआ, देखो कि सेल थ्योरी का मतलब हो गया कि सभी जीव, या हम बात करें सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स का शरीर सेल्स एवं इनके उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स द्वारा निर्मित
होता है। ये हो गया तुम्हारा क्या, कोशिका सिद्धांत। तो याद रखना हम बात करते हैं सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं क्या, स्लाइडन एंड स्वान। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन सही होगा साहब, क्या है, स्लाइडन एंड स्वान। हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन तुम्हें और मिलेगा साहब, और एक ऑप्शन क्या मिलेगा तुम्हें, रूडोल्फ विर्चो एंड सी नेगेली। ठीक है, या कार्ल नेगेली। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमसे केवल प्रश्न पूछा गया था कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। अगर प्रश्न पूछा था कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने प्रस्तुत की, तो आपका आंसर चेंज हो जाता, और आपका आंसर क्या हो जाता कि मॉडर्न सेल थ्योरी रूडोल्फ विर्चो एंड सी नेगेली ने प्रस्तुत किया था। क्लियर हो गया। अब सुनिए, सब मॉडर्न सेल थ्योरी प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई रूडोल्फ विर्चो को, तो वो मैं बता देता हूँ। इनको महसूस इसलिए हुई कि इन्होंने ये तो बता दिया, यानी स्लाइडन एंड स्वैन ने ये तो बता दिया कि सभी पादप एवं जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है या उनके प्रोडक्ट से बना होता है, लेकिन उन्होंने एक क्लियर, या अपन कह सकते हैं कि उन्होंने एक बात क्लियर नहीं की, और जो इनके कोशिका सिद्धांत की मुख्य कमी मानी गई। तो इनके कोशिका में प्रश्न देखो, क्वेश्चन भी आ जाता है साहब कि स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत की कमी बताइए। तो इसकी कमी थी कि इन्होंने क्या नहीं बताया भाई, इन्होंने न्यू सेल्स के निर्माण या हम बात करें उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब प्रॉब्लम के इन्होंने ये तो बता दिया कि सब कोशिकाओं के द्वारा होता है, लेकिन यार जीव का निर्माण अनेक सेल्स के, अब वो अनेक सेल्स या नई सेल्स बनी कैसे, यहाँ ये बात चल रही थी सबके दिमाग में। जब ये बात चल रही तो सबसे पहला प्रयोग इस पर साहब किया किसने, देखो इस पर सबसे पहले 1855 की बात है। कब की बात है, 1855 की। एक दूसरे वैज्ञानिक हुए रूडोल्फ विर्चो। ठीक है, और इस रूडोल्फ विर्चो ने क्या किया, एक सिद्धांत या एक बात बताई। क्या, इन्होंने एक वर्ड दिया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी रूडोल्फ विर्चो ने ये। अब इसका मीन्स क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स या नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती, या हम बात करें ओल्ड सेल्स के द्वारा होती है। यानी रूडोल्फ विर्चो ने, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, किसने, रूडोल्फ विर्चो ने क्या बात बताई, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या था कि सब न्यू सेल्स की उत्पत्ति पूर्ववर्ती। इसका मतलब हमने क्या किया, हमारे पास ये सेल थी और इन्होंने बताया कि साहब ये सेल होती है, इसमें क्या होता है, जनन करने की, अपने जैसी सेल पैदा करने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये क्या करेगी, आगे विभाजन करेगी और नई सेल बनाएगी, बना ली। इसका मतलब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे हुई है, पूर्ववर्ती पहले से उपस्थित सेल्स के द्वारा हुई है। अब ये सेल आगे जब विभाजन करेंगी तो ये तो हो गई नई सेल, ये तो क्या हो गई, नई सेल। अच्छा सॉरी, इसके बाद विभाजन से ये बनी और इसके विभाजन से ये बनी, तो इनके लिए ये पूर्ववर्ती सेल हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अब रूडोल्फ विर्चो ने क्लियर कर दिया था, क्या क्लियर किया कि सब नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती सेल्स के द्वारा या पुरानी कोशिकाओं द्वारा या पहले से उपस्थित कोशिकाओं द्वारा होती है। ठीक है, अब देखो रूडोल्फ विर्चो और कार्ल नेगेली, इन दोनों ने मिलकर मॉडर्न सेल थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें निम्न शर्तें
लागू की सब। अब निम्न शर्त कौन कौन सी थी देखो। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मॉडर्न सेल थ्योरी की। अब हम बात करेंगे किसकी, मॉडर्न सेल थ्योरी। और मॉडर्न सेल थ्योरी साहब प्रस्तुत किसने की थी, देखो तुम्हें पता ही है कि ये प्रस्तुत की मेनली, इसमें वैज्ञानिक कौन थे, रूडोल्फ विर्चो एंड कार्ल नेगेली, ठीक है। और रूडोल्फ विर्चो एंड कार्ल नेगेली ने मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर कुछ विशेष नियम या शर्तें, देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे इसमें से जो क्वेश्चन आता है तो उसके नियम या शर्तों में से 3 नियम या शर्त सही दे दी जाती हैं और एक नियम कोई वैसे ही लिख दिया जाता है, गलत लिख दिया जाता है। तो प्रश्न आता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोश का सिद्धांत आएगा या रूडोल्फ विर्चो तथा सी नेगेली द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत में निम्न में से कौन सा मत नहीं था या निम्न में से कौन सी शर्त शामिल नहीं थी, ठीक है। तो देखिए सुनो, क्या इनकी सबसे पहली जो शर्त थी या इनका पहला जो वो था सेल थ्योरी का मत, वो क्या था कि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स के द्वारा क्या होती है भाई, निर्मित होती है। यानी अब सभी ऑर्गेनिज्म से मतलब यहाँ प्लांट्स भी आ गए और यहाँ पे क्या हो गया साहब, जंतु भी आ गए, ठीक है। दूसरा सेकंड जो सिद्धांत था मॉडर्न सेल थ्योरी का, वो था कि न्यू सेल्स की उत्पत्ति या ओरिजिन बोल देते हैं। न्यू सेल्स की उत्पत्ति किससे हो रही थी साहब, ध्यान रखना, पूर्ववर्ती सेल्स के द्वारा हो रही थी, ठीक है। या जिनको हम क्या बोल देते हैं, प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, पुरानी कोशिका। चलो ओल्ड सेल तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती कोशिका द्वारा होती है। दूसरा सिद्धांत हो गया साहब। तीसरा सिद्धांत देखो, थर्ड सिद्धांत की बात कर लेते हैं। अब थर्ड सिद्धांत क्या है कि सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीवित या सजीव बोल सकते हो या लिविंग बीइंग बोल सकते हो, ऑर्गेनिज्म की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं ना, उनके बॉडी की सबसे छोटी क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है, ठीक है। चलो अगला जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया वो क्या था कि साहब जो सेल होती है ना, तो सेल में जीव के क्या आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आनुवांशिक गुण मैंने नाम लिया कई बार। अब तुम पूछोगे सर क्या होता है, तो देखो हाँ, कोई भी एक जीव है और उस जीव के लक्षण उसकी इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हें पता है मेंडल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि सब मेंडल ने, यानी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि यार मानव के द्वारा हमेशा मानव ही पैदा होता है, कभी कुत्ता गधा घोड़ा सूअर पैदा नहीं हुआ। आम का पौधा लगाते हैं तो आम का जब वृक्ष होता है और आम के वृक्ष से हमेशा क्या होता है, सब आम ही प्राप्त होते हैं, कभी उससे अंगूर प्राप्त नहीं हुए, कभी उससे केला प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। ये क्या होता है, आनुवांशिक लक्षणों की वजह से होता है कि साहब जब आम होता है तो आम के द्वारा नया जब आम या नया पौधा, तो उसमें लक्षण तो उसके ही पैदा होंगे ना उस आम के, तो आम से आम ही तो पैदा होगा। मानव है, अब मेरे जो लक्षण होते हैं वो मेरी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुए तो उसमें मेरे जैसे ही तो लक्षण पैदा होंगे। जब मैं मानव हूँ तो मेरे से उत्पन्न संतति भी क्या होगी, मानव ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़, और इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, जीन, यानी मेरे जीन
मेरी संतति में पहुंचे और मेरे जीन से मेरे जो लक्षण कंट्रोल किए जा रहे थे ना, या मेरे जो लक्षण नियंत्रित, वही लक्षण तो उसमें पैदा होंगे संतति में। इसका मतलब क्या हुआ साहब, मेरी संतति मेरे जैसे लक्षणों को लेकर ही क्या होगी, पैदा होगी। ठीक है। दूसरी बात कि अब ये जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं सब। तो सेल्स में पाए जाते हैं, तो क्लियर हो गया अगला सिद्धांत कि सेल्स में ऑर्गेनिज्म के आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक जो कोशिका होती है ना, देखो प्रत्येक सेल, ठीक है, और प्रत्येक सेल्स में क्या होगा, कंटिन्यूटी के साथ, यानी प्रत्येक सेल है वो हमारी लाइफ, और हमारी लाइफ की क्या, कंटिन्यूटी। ठीक है, सॉरी, कंटिन्यूटी को बनाए रखती है, और इसके साथ ही कंटिन्यूटी, और इसके साथ ही हमारी ओरिजिन, और हमारे किसको, बिहेव को प्रदर्शित करती हैं, क्या, सेल। तो ये हो गया साहब क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी के ये 5 स्टेप है भाई, ध्यान रखना। सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स के द्वारा निर्मित होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। कोशिका के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल होती है। कोशिका में जीव के आनुवांशिक लक्षण निहित होते हैं, और कोशिका ही जीव की संततता, निरंतरता, उसका उद्गम और उसके स्वभाव को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। स्वभाव का मतलब ये हो गया कि सब सेल पर ही, तो यानी मान लो ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन जैसा भी यह प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना। कोई प्लांट सेल है, कोई बैक्टीरियल सेल है, तो वो उनके जैसा क्या होगी, सब यह प्रदर्शित करेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। अब एक बात आती है क्या, कि हमने सेल थ्योरी पढ़ ली, अब एक क्वेश्चन आता है साहब, क्वेश्चन आता है क्या, कि सेल थ्योरी का अपवाद बताइए। ठीक है, या सेल थ्योरी का, या सेल थ्योरी के अपवाद का उदाहरण है। तो तुम्हारा आंसर होगा, ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं अब किसकी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत का अपवाद। और कोशिका सिद्धांत के अपवाद का आंसर तुम सीधा सा लिख देते हो साहब, क्या है, वायरस है। क्या है, विषाणु है। यानी विषाणु को ना तो हम क्या कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं, और ना ही इसको क्लियर क्या कह सकते हैं, निर्जीव कह सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है साहब, वायरस सजीव और किसकी, निर्जीव की क्या है, संयोजक कड़ी। 2 क्वेश्चन बन गए यहां से साहब। क्या, एक तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन, वायरस। एक प्रश्न आता है सजीव और निर्जीव की संयोजक कड़ी कौन, वायरस। 2 प्रश्न बन गए। अब देखो, इसको हम सजीव भी कह सकते हैं और इसको हम निर्जीव। इसके रीजन होते हैं साहब कि ना तो इसको हम पूरी तरह से सजीव मान सकते हैं और ना ही इसको पूरी तरह से निर्जीव। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, देखो वायरस के सजीव लक्षण, तो वायरस के सजीव लक्षण क्या हैं, देखो सबसे पहला कि इनमें क्या पाए जाते हैं साहब, न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए उपस्थित होगा और या फिर क्या होगा, आरएनए उपस्थित होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये क्या करती हैं साहब, किसी माध्यम में, देखो इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी मीडियम, यानी मीडियम या माध्यम प्राप्त होने पर ये क्या करती हैं, नई वायरल या नए वायरस या नई होने पर ये नए वायरस बना सकते हैं, यानी अपनी संख्या में क्या कर सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इनको हम निर्जीव क्यों कहते हैं,
या फिर हम बात करें कि ये कोशिका सिद्धांत की पालना कैसे नहीं कर रहे, तो देखो नंबर 1 सबसे पहली बात ये कि जो वायरस है ना, इस वायरस पर क्या नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये क्या नहीं कर सकता साहब, स्वतंत्र रूप से जीवन यापन एवं जनन नहीं कर सकता। भाई वायरस को तुम यहाँ पटक दो, पड़ा रहेगा, वो आगे अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन उसको जैसे ही कोई अन्य कोशिका प्राप्त हो गई, अब वो कोशिका चाहे कोई प्लांट सेल है, चाहे वो कोई आदमी है, जैसे आजकल क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। अब तुम्हें पता है, अगर कोरोना वायरस, हम कहते हैं ना कि जो भी गेट वगैरह होते हैं सब उनको मत पकड़ो, क्यों, अब मान लो उस गेट पर कोई कोरोना वायरस है, तो जब तक उस गेट पर किसी जीव का हाथ नहीं लगेगा तब तक वो अपनी संख्या में इंक्रीमेंट नहीं कर सकता, वृद्धि नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसको हमने पकड़ा तो उसको क्या मिल गया, हमारा हाथ, हमारे हाथ के संपर्क में आएगा, इसका मतलब हमारी सेल उसको माध्यम के रूप में प्राप्त हो गई, और हमारी सेल की प्रोटीन आदि का उपयोग करके वो अपनी क्या कर सकता है, संख्या में इंक्रीमेंट कर सकता है। इसका मतलब इसमें स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने की या जनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, जबकि कोशिका को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोशिका स्वयं विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए सेल थ्योरी का सिद्धांत के अंदर शामिल नहीं हो पा रहा। दूसरी बात देखो, क्या कोशिका में हमने पढ़ा साहब क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्रक भी होता है, ठीक है ना, लेकिन यानी वायरस है, वायरस में न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित तो होते हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि सेल होती है ना, सेल, उसमें डीएनए प्लस आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन वायरस में क्या होगा, डीएनए या आरएनए एक ही होगा, या तो डीएनए होगा, तो इनको हम क्या बोल देंगे, डीएनए वायरस, और मेनली जंतु वायरस आते हैं इस श्रेणी में, और या फिर आरएनए ही होगा तो इनको हम क्या बोल देंगे, आरएनए वायरस, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन है। इसका मतलब वायरस में क्या है, केवल एक ही न्यूक्लिक एसिड। दूसरी बात, हम बात करते हैं साहब सेल के अंदर अनेक एंजाइम्स पाए जाते हैं। सेल के अंदर क्या होता है साहब, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं साहब, अनेक एंजाइम्स पाए जाते हैं। सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं साहब, सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, अन्य कोशिकीय अवयव। ये सारे वायरस में क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। वायरस में ये सारे पदार्थ क्या होते हैं साहब, अनुपस्थित होते हैं। इसलिए हम वायरस को कोशिका सिद्धांत का क्या मानते हैं, अपवाद। किन की वजह से, इन सब की वजह से, ठीक है ना। तो ये क्यों, क्योंकि कोशिका में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। ये कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन यापन या जनन कर सकती है, ये नहीं कर सकते। कोशिका में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ साथ होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, या तो डीएनए ही पाया जाएगा या आरएनए ही पाया जाएगा। इसमें कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, अनेक विकर या एंजाइम होते हैं, अनेक सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। ये हो गया साहब क्या, सेल थ्योरी। अब हम कोशिका के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से।